वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा सफरनामा जो है वो चल रहा है किस चीज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम है 17 मार्च 2023 को, उसके लिए हम लोग जो प्रिपरेशन करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, इसमें हम लोग लेने वाले हैं आज हमारा जो नया सब्जेक्ट है, एकदम शानदार सब्जेक्ट है। नया सब्जेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं अभी भी जुड़े हुए हैं। भले ही सब्जेक्ट पुराना है, 1950 या 1950 के पहले की बातें करता है, बट आज भी इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंटिन्यूअसली अप्स एंड डाउन्स में होती है, इसलिए हम लोग डे टू डे में इससे जुड़े रहते हैं। एक रोज नया एक टॉपिक जुड़ जाता है किसमें, इकोनॉमिक्स में और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हमें यह पता है कि जब लाइसेंस राज में हमें बहुत सारे ड्रॉबैक दिखने लगे तो गवर्नमेंट ने बोला यार ये जो 7 बिलियन का लोन चढ़ चुका है हम लोगों पे, इसको हम लोग कैसे वापस चुकाएंगे। तो हम लोगों ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिनका नाम है IMF और दूसरा है IBRD, उनसे मदद ली और $7 बिलियन का हम लोगों ने लोन तो चुका दिया, बट लाइसेंस राज को खत्म किया और हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसको बोलते हैं हम लोग 1991 जुलाई में ये पॉलिसी आती है, जिसमें 3 वर्ड को इंपॉर्टेंस दिया गया जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। चलिए, तो उसी की हम लोग बात करने वाले हैं आज MCQs की। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना सफरनामा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं आता हूं, बोलता है व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में कब अनाउंस की गई थी। तो हम लोग को यह पता है कि 1950 से लेके 1990 तक के हमारे यहां जो पॉलिसी चल रही थी वो चल रही थी लाइसेंस राज की। ठीक है भाई, चलिए लाइसेंस राज में मेनली फोकस किस पे हो रहा था, पब्लिक सेक्टर पे। किस पे फोकस हो रहा था, मेनली पब्लिक सेक्टर पे। बट जैसे ही 1990 खत्म हुआ तो हम लोगों पे लगभग $7 बिलियन का लोन चढ़ गया। अब इसको फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, मदद मांगनी पड़ेगी। तो 2 इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है IMF और दूसरा है IBRD, इनकी मदद से हम लोगों ने लोन चुकाना शुरू करा। बट इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी LPG आप इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं आंसर क्या होना चाहिए सर जी। तो जुलाई 1991 इज अ करेक्ट आंसर। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब स्टार्ट हुई भाई हमारे यहाँ, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हुई जुलाई 1991 में। ठीक है, अब ये 1992 में से भी फंक्शनल होता है। 1990 में हमारे यहाँ लाइसेंस राज खत्म होता है। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस इससे बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। आंसर बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हेन डिड WTO स्टार्ट फंक्शनिंग। तो WTO क्या है भाई, तो WTO को हम लोग सबसे पहले समझते हैं, इसका मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 से हमारे यहाँ काम कर रहा है। बट इसके पहले इसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ओके, ये 1948 में हमारे यहाँ इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में पूरी तरीके से काम कर रहा था। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक पूरा का पूरा प्रोसेस था। चलिए, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि WTO कब से हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो हमें याद रखना है भैया डेट के साथ। ठीक है, तो यही कर रहा है 15 जनवरी 1995 के बाद से हमारे साथ काम। चलिए, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन काफी फ्लेक्सिबल है। दूसरा, यहाँ पे 164 मेंबर कंट्रीज है आज किसमें, WTO में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आंसर बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट आर डेवलपमेंट ड्रिवन रिफॉर्म्स कॉल्ड। ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट ड्रिवन रिफॉर्म्स क्या कहलाते हैं यहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या इकोनॉमिक रिफॉर्म कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डेवलपमेंट ड्रिवन कब स्टार्ट हुआ। तो हम लोग को ये याद है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट ड्रिवन है वो स्टार्ट होता है यहाँ पे कौन से रिफॉर्म के टाइम से। तो ये रिफॉर्म टाइम है भैया सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। कब से, सेकंड जनरेशन, लगभग 1966 के बाद से हमारे यहाँ डेवलपमेंट का काम जो है स्टार्ट कर दिया गया। अगर फर्स्ट जनरेशन की हम लोग बात करें तो मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ पे काम किया गया था, और थर्ड जनरेशन में हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी रिलेटेड बात करी गई। तो और इकोनॉमिक रिफॉर्म कब करा गया था, हमारे यहाँ 1991 में किया गया। तो आंसर इसके हिसाब से कौन सा होना चाहिए सर जी, तो आंसर होना चाहिए आंसर नंबर A, थर्ड का आंसर होगा सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग,
नेम द सर्विस आउटसोर्स फ्रॉम इंडिया। कौन सी सर्विसेज है जो इंडिया से आउटसोर्स की जाती है? सबसे पहले हम लोग ये समझे आउटसोर्स क्या होता है। जब कोई कंपनी खुद काम ना कर पाए और ये काम किसी थर्ड पार्टी को दे दे कि भैया आप ये काम करके दीजिए हमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। हमारे यहाँ मेनली दो तरीके की आउटसोर्सिंग होती है। पहली जो है उसको बोलते हैं हम लोग बीपीओ और दूसरे को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे केपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ओके, चलिए तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई है। चलिए तो बोला है कि इंडिया क्या आउटसोर्स करता है। पहला पूछता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, दूसरा बोलता है यहाँ पे एग्रीकल्चर सर्विस, इंडस्ट्रियल सर्विस या वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे यहाँ की जो आउटसोर्सिंग सिस्टम है वो मेनली बीपीओ सिस्टम पे काम करती है, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं, वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस। चलिए तो यहां तक की चीज समझ में आ गई। आंसर इसके हिसाब से क्या होना चाहिए सर जी? तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे डी। क्या होगा आंसर यहाँ पे? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है यहाँ पे, What is the other name of the वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का और दूसरा नाम क्या है? तो यूएनओ का तो हम लोगों को पता है भैया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग होता है, आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज द अदर नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक। क्या कहलाता भैया? आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक कहलाता। तो आंसर क्या होना चाहिए इसके हिसाब से? आंसर नंबर सी। क्या होगा आंसर नंबर यहाँ पे? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं यहाँ पे WTO इज लोकेटेड एट। WTO कहाँ लोकेटेड है, मतलब कि कहाँ पे इसको लोकेट किया गया जहां से ये पूरा का पूरा ऑपरेट करता है? तो ये ऑपरेट करता है मेनली जिनीवा से। कहां से ऑपरेट करता है भैया? जिनीवा से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जिनीवा इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बोलता है द फुल फॉर्म ऑफ द WTO। हम लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसलिए हमें पता चल चुका है कि WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है भैया, वेल्थ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका फॉर्मूला याद करने का क्या है भैया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है भैया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये पहले किस नाम से जाना जाता था सर जी? तो GATT के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? GATT के नाम से जाना जाता था। चलिए अच्छी बात है, आगे बात करेंगे हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब हमारे यहाँ एस्टैब्लिश हुआ? 2004, 1947, 1964 या 1935? तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को यह समझ में आ गया है कि आरबीआई का एक्ट जो था वो बना था कब? 1934 में। ठीक है, और काम कब से शुरू कर दिया था इसने? 1935 से। हाँ, यहाँ पे 1949 लिखा नहीं है। 1949 में आरबीआई का क्या होता है भैया? नेशनलाइजेशन होता है। क्या होता है? नेशनलाइजेशन होता है। तो ये बात हम लोग को एग्जाम में याद रखनी है कि नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई इन द ईयर 1949। 1947 में क्या होता है भैया? हमें आजादी मिलती है। ठीक है, चलिए तो ईयर से हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने भी आने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर जी? 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। बीपीओ का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बोला कि आउटसोर्सिंग के दो पार्ट होते हैं, एक तो बीपीओ होता है, एक दूसरा केपीओ होता है। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए सर जी इसके हिसाब से? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आंसर हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। आगे बात करते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सर जी? GATT। क्या बोलते हैं? GATT। मतलब ये फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन था किसका भैया? WTO का। कुछ बग्स, कुछ लिमिटेशंस होने के कारण इसको हटाया गया और WTO को यहाँ पे लाया गया। वॉज द फोरम इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन। कब से कब तक ये हमारे यहाँ काम कर रहा था भैया? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग को आंसर देखना है। तो हम लोग को ये याद है कि GATT की हम लोगों ने बात करी थी सर जी 1948 में, और 1948 इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इससे चालू हो जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए सर? 1947 से लेकर 1994 के बीच में पूरा का पूरा GATT जो है कंटिन्यूअसली काम कर रहा था यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1947 से लेकर 1994। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब ये बोलता है कि सी वैट का मतलब क्या होता है। सी वैट का मतलब होता है VAT का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया, तो ये GST जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। इसी तरीके से वैट भी क्या होता था, एक इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था जो जनरली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता था। तो ये सी का मतलब क्या है सर, तो ये यूनियन गवर्नमेंट के लिए सी यूज किया गया, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। दिया हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है सर, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या होगा सर जी इसका, तो आंसर होगा सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो पब्लिक सेक्टर के लिए क्या कर दी गई है भैया, रिजर्व कर दी गई है। पहले ऐसी 17 इंडस्ट्रीज थी, मगर उसको कम करके कितना कर दिया गया था, 3 इंडस्ट्री कर दिया गया था भाई। डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड सीमेंट। सीमेंट तो बहुत जनरल बात है, तो इसको तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां पे अगर डिफेंस की बात करें तो DRDO जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम के लिए इक्विपमेंट्स बनाने का यहाँ पे काम करता है। और एटॉमिक एनर्जी जनरेशन जो है, जनरली हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं ये एटॉमिक एनर्जी जनरेशन में यूज करी जाती है, जिसमें कि हम लोग यूरेनियम 235 और यूरेनियम 236 का इस्तेमाल करते हैं मिलिए, और जो कि हमारे यहाँ बहुत एबंडेंस में आज हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाए गए हैं, काकरा पार हो गया, ऐसे करके बहुत सारी कोस्टल एरियाज है जहां पे ये एटॉमिक एनर्जी जनरेशन किया जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी इसका, बोथ A and B आर इन द रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। तो ये रिजर्व इंडस्ट्री है जो पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे यूज होने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आंसर बिल्कुल सही है हमारा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है भाई, डैश इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। तो कोई ऐसा टर्म बताइए जो कि डीरेगुलेशन करता है और रिडक्शन करता है गवर्नमेंट के कंट्रोल को। ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को बहुत एंटरटेन करने को बोलता है कि भैया आइए और आप अपना यहाँ पे काम करिए। टू मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव, इसके कारण जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा पहले से क्या हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भैया यहाँ पे, तो आंसर होगा यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है भैया बैरियर्स को खत्म करना, ठीक बात है। चलिए प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को क्या करना है भैया, वेलकम करना कि आइए और आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टू मेक ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी मच फ्लेक्सिबल, नॉट इन द रिजिड फॉर्म। मतलब वहां पे आपको जो भी बनाने हैं रूल्स एंड रेगुलेशन वो फिक्स नहीं बनाने हैं, स्ट्रिक्ट नहीं बनाने हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्लेक्सिबल करना है। तो यहाँ पे डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन के हिसाब से गवर्नमेंट का जो कंट्रोल खत्म होगा, प्राइवेट सेक्टर की जो एंट्री होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फ्लेक्सिबल बना के, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो लिबरलाइजेशन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है भाई, इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू द थर्ड पार्टी। अपने पास काम है मगर वो हम नहीं करना चाहते, क्यों, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं, तो हम लोग दूसरे लोगों को बोलते हैं कि आइए आप ये काम यहाँ पे करिए। विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन, बट अभी तक के हम लोग इसको कर रहे थे, तो इसको यहाँ पे क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कहना चाहिए भैया दूसरी कंपनी को हम लोग यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 2 आंसर बोल सकते हैं, एक तो प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, आउटसोर्सिंग भी हो सकता है। बट यहाँ प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में कंपनी को हम लोग यहाँ बुलाएंगे और वो कंपनी क्या कर सकती है, यहाँ पे आउटसोर्स भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो सकता है भैया, प्राइवेटाइजेशन। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है डैश इज द refers to the transfer of ownership, management and control of public sector enterprises to the entrepreneurs in the private sector। तो पब्लिक सेक्टर अपनी मैनेजमेंट, ओनरशिप, कंट्रोल सब किसको दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है। तो इसको हम लोग LPG में कौन से टर्म में कंसीडर करने वाले हैं, क्या लिबरलाइजेशन है, क्या ग्लोबलाइजेशन है, क्या प्राइवेटाइजेशन है, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लॉस को फ्लेक्सिबल बनाना, क्या बनाना भैया, लॉस को
फ्लेक्सिबल बनाना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दूसरी कंट्रियों के साथ हमारे बैरियर्स को खत्म करना, क्या करना, बैरियर्स को खत्म करना। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, दूसरी कंट्री की कंपनीज को यहाँ पे वेलकम करना। तो यहाँ पे यही तो बोल रहा है, ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो पब्लिक सेक्टर का है किसी और कंपनी को दे दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, मतलब इसका क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन। क्या होगा भैया इसका मतलब, प्राइवेटाइजेशन। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स रिफॉर्म, कौन सा इसमें से टैक्स रिफॉर्म नहीं है, रिडक्शन इन टैक्सेस, रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस। तो ये सारे के सारे तो टैक्स से रिलेटेड है। तो बचा क्या भैया, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, ये यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो टैक्स से रिलेटेड नहीं है उसको यहाँ पे क्या कर दो, अलग कर दो। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, मतलब करेंसी की वैल्यू कम हो जाना कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। Which of the following economic reform initiated by the government under liberalization? तो गवर्नमेंट के अंडर में लिबरलाइजेशन में कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म यहाँ पे करे गए थे। ओके चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म हुए थे, बिल्कुल हुए थे। टैक्स रिफॉर्म हुए थे, बिल्कुल हुए थे सर। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बिल्कुल हुए थे। ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि तीनों रिफॉर्म करे गए थे आफ्टर द लिबरलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। बोलता है आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया बिकॉज, हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग अच्छी है, क्यों, क्योंकि इंडिया में बहुत सस्ती लेबर है काम करने के लिए। बाकी अगर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो लेबर फोर्स जो है वो बहुत महंगी है, इसीलिए वहां से प्रोजेक्ट यहाँ पे लिए जाते हैं और यहाँ पे काम किए जाते हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ही है कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग। तो इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंस इन द पर्टिकुलर फील्ड, और बंदा अगर वही कंटिन्यूसली काम करता रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी उसको भैया, एक्सीलेंस मिल जाएगी किसी काम को करने में। बोलता है बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी, बट यहाँ पे तो दोनों पॉइंट जो दिए गए हैं बिल्कुल 100% सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए सर जी, बोथ ए एंड बी। क्या होगा आंसर यहाँ पे, बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट बोलता है क्वेश्चन नंबर 19 में, डैश रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ एसेट और सर्विसेज फंक्शंस फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। कहां चले जाए भाई, पब्लिक से प्राइवेट के पास चले जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट या लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पे जो एसेट्स और सर्विसेज ट्रांसफर हो रही है पब्लिक से लेकर प्राइवेट के पास, उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्या बेटा, प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20, चीपर इंपोर्टेड गुड्स वाज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड। हमारे यहाँ चीपर गुड्स आ रहे हैं दूसरी कंट्री से, उसका कारण क्या है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम नहीं कर रहे होंगे, मतलब वो प्रोडक्ट हम लोग नहीं बना रहे होंगे, इसीलिए वो बहुत आसानी से क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ चीज़ों का इंपोर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल हो सकता है, अनबैलेंस ग्रोथ बिल्कुल हो सकता है, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, ठीक है ना। चलिए तो अब इसके कारण क्या होगा, जब वहां से हमारे यहाँ गुड्स ज्यादा आएंगे तो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है तो वो कम हो जाएगी। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ से कम हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे भाई, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे भैया, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। क्या हो जाएगी इसके कारण, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो यहां तक कि हमें कॉन्सेप्ट सारे के सारे समझ में आ गए, एलपीजी में क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है अनबैलेंस ग्रोथ बिल्कुल सही है। देखिए अनबैलेंस ग्रोथ कैसे होती है हम लोगों को समझ में आ गया है। चलिए तो इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है ये समाप्त होता है, और ऐसे ही और सेशन के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल। कहाँ